नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से, जो कि INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात की ओर इशारा कर रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि INDIA गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल कांग्रेस से नाराज हैं। दरअसल कांग्रेस को अलग कर बैठक करने की तैयारी में भी ये सारे दल हैं। अगले 2 दिनों में ऑनलाइन मीटिंग कर कोई बड़ा फैसला भी किया जा सकता है। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और शरद पवार के अलावा कई अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं की भी आपस में इस बारे में बातचीत होने की जानकारी मिल रही है। ये नाराज इसलिए हैं क्योंकि जो सीटों में बंटवारा होना है उसमें लगातार देरी हो रही है। ये खबर लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक आए हैं। रौनक, आप से जानना चाहेंगे कि ये जो बात कही जा रही है, क्या ये तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है और क्या वजह है कांग्रेस से नाराजगी की? जी देखिए अखिलेश जी, मुख्य तौर पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हाल ही में बैठक हुई थी उसमें ये लगभग तय हुआ था कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा जो है वो इन घटक दलों के बीच में हो जाना चाहिए। फिर चाहे ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता है, इनकी तरफ से इस बैठक में पुरजोर तरीके से मुद्दा जो है रखा गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात पर सहमति जताई थी। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं का जो हमें सूत्र बता रहे हैं, निश्चित तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लगातार डायलॉग्स होने के बाद भी पार्टी जो है इस पर कोई फैसला जो है वो जल्द से जल्द नहीं लेती हुई दिख रही। पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में जो गठबंधन अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को करना है या नहीं, इसको लेकर एक कमेटी गठित की थी। कल ये खबर निश्चित तौर पर सामने निकल कर आई थी कि कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और उन्हें वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको सौंपनी है। लेकिन अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इसको लेकर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनको कोई अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। और आज जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि उद्धव ठाकरे के अलावा नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे जो इंडिया गठबंधन के नेता है उनके बीच में आपस में इसको लेकर बातचीत हुई है और नाराजगी निश्चित तौर पर यहाँ पर दर्ज की गई है। और ये भी एक रणनीति बन रही है कि कांग्रेस पार्टी को अलग रखकर अगर पार्टी इसमें फैसला लेने में देरी कर रही है तो हमें साथ में बैठकर फैसला लेना चाहिए। हालांकि तीसरे मोर्चे की जो बात है उसको लेकर फिलहाल कोई सीधा जवाब जो है हमें हमारे सूत्र नहीं दे रहे, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये भी एक सवाल उपस्थित किया जा रहा है कि संयोजक को लेकर, क्योंकि जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें भी ये तय हुआ था कि संयोजक को लेकर इस इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये तय करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का मुकाबला करना है तो हमें भी एक चेहरा देना होगा। लेकिन उसको भी लेकर कोई फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं लेती हुई दिख रही है। और इसीलिए इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल भी आपसे था। दूसरा सवाल आपसे इसी बात को लेकर के था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को छोड़ के बाकी जो पार्टियां थी वो कांग्रेस के साथ जाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ही बाकी पार्टियों को इस बात के लिए तैयार किया था कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी गठबंधन नहीं बन सकता है। लेकिन वही नीतीश कुमार जो बीजेपी से अलग हुए, सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाए, उन्हें ही संयोजक बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते ये खटास देखने को मिल रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर निश्चित तौर पर ये एक सुगबुगाहट जो है पार्टियों के बीच में, और रह रहकर जो नेता है वो भी ये कहते रहे कि जो सीनियर घटक दलों के नेता है और नीतीश कुमार उसमें एक बड़ा नाम है। पहली पहल भी उन्होंने एक छतरी के नीचे इन सभी दलों को लाने की कोशिश की थी। ऐसे में उन्हें भी अगर ये दायित्व दिया जाता है तो किसी को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस पर फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है और इसी वजह से अब ये नाराजगी जो है बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि दिल्ली में अखिलेश जी जब बैठक इंडिया गठबंधन की हाल ही में जो हो रही थी उसके पहले सामना के संपादकीय में भी शिवसेना ने अपनी बात जो है उद्धव ठाकरे के हवाले से लिखी थी कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन के रथ को खींचने के लिए एक सारथी की जरूरत है और उस सारथी को अगर नहीं चुना जाता है तो इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बड़े चेहरे से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसे में ये सभी जो घटक दलों के नेता है वो एक चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर कहीं ना कहीं इसको जो फैसला स्पीडली लेना चाहिए वो नहीं ले पा रही और इसीलिए ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। और इनका कहना है कि अगले 2 दिनों में ऑनलाइन बैठक के जरिए जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं इस पर अपना फैसला लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अगले 2 दिनों में कोई इस पर फैसला नहीं लेती है तो इन्हें अपनी राह जो है वो अलग चुननी पड़ सकती है। जी
बिल्कुल। और इसी बीच ये भी खबर आ रही कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी अपने स्टेट यूनिट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। खासतौर से पंजाब के नेताओं को बुलाया गया है दिल्ली, ताकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर यहाँ चर्चा हो सके। बहरहाल शुक्रिया आपका रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। रांची में आज शाम को सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने दावा किया कि हेमंत सोरेन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। दरअसल ईडी के लगातार मिल रहे सम्मन के बीच इस तरह की अटकलें आई थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दे सकते हैं। गिरिडीह के गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी थी। ऐसा माना जा रहा था कि सोरेन अपने इस्तीफे के बाद कल्पना सोरेन को गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका इस तरह बस दायर की गई? हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। समीकरण को लेकर चर्चा है, नए नाम को लेकर चर्चा है। ओए अरे मुख्यमंत्री जब हमारे हेमंत सोरेन जी तो नए नाम नए ये आपका मनगढ़ंत, आपका दिमागी उपज है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी दिमाग की उपज है, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये कल्पना सोरेन का जो नाम जो विरोधी लोग हैं ये लोग कहीं से कल्पना सोरेन जी की कोई बात, राजनीति में कहीं कोई बात नहीं। कल्पना सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और एक भारतीय नारी है, बस। और वो अपने पति के कार्यों में पति को हौसला बुलाया। अब आदि हो चुके हैं लोग, अब आदि हो चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। मनीष, हमने ये बातें सुनी हैं, कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन पहली बात तो यही कि ये बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं से भी ये बात तो उठ नहीं रही थी। क्या इसको हेमंत सोरेन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए? देखिए, झारखंड की राजनीति की एक तरह से हमेशा से ये एक परंपरा रही है कि जब भी कोई राजनीतिक संकट आती है तब तुरंत ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। और आज भी जो महागठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई उसकी पृष्ठभूमि यही है कि पिछले 6 बार से ईडी के संबंध में हेमंत सोरेन नहीं गए, और जब से उन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा किया है, उन्हें इस बात का अंदाजा और शायद आभास है कि ईडी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है, तो उनका उनके जो समर्थक हैं उनके समर्थकों का कहना है कि ईडी आने वाले दिनों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट के लिए वहां के स्थानीय ईडी कोर्ट में पे कर सकती है, और उसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जो भूमिका है या जो प्रक्रिया है उसे पूरी करेगी, और वो ये इस आधार पर करेगी कि वो उनके सामने एक तरह से सवाल जवाब के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने ही इस तरीके के पूरे अटकलों को जब सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया तो, और जिस प्रकार से उसे 24 घंटे के अंदर स्वीकार किया गया, उसके बाद से इस तरीके की अटकलों को और बल मिला कि शायद वो आने वाले दिनों में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को, अगर उन्हें ये इस बात का अंदाजा हो जाता है और वो एक तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि अब ईडी उनकी गिरफ्तारी करने जा रही है, तब वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट इसलिए कर सकते हैं अखिलेश, क्योंकि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी उनकी सहयोगी दल है कांग्रेस, उसने एक तरह का आधिकारिक स्टैंड लिया हुआ है कि जो कुछ भी कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई, वो चाहे झारखंड हो या बिहार हो या अन्य राज्यों में हो, वो राजनीति से प्रेरित है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। तो इसलिए उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि हेमंत सोरेन इस कुर्सी पर किसे बैठाते हैं, क्योंकि ये कुर्सी पर कोई भी बैठेगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक ही बैठेगा। लेकिन कल्पना सोरेन आज की तारीख में विधायक नहीं है, इसी के लिए एक सीट को खाली कराया गया है। अब सवाल यह है कि जब विधानसभा का समय 1 साल से कम है तो क्या वहां पर चुनाव हो सकते हैं या नहीं, ये एक तरह का राजनीतिक विवाद का प्रश्न है। इस पर कई तरह के अलग अलग फैसले हैं, तो वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं, ये अब ईडी का अगला कदम तय करेगा। अखिलेश।
तो ईडी क्या करता है, इसको लेकर के ही झारखंड की राजनीति में अगला कदम तय किया जाएगा। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं ईडी की बात करें तो ईडी ने अलग अलग मामलों में दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को कई बार समन किया, लेकिन दोनों ने ही पेश होने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, दोनों ने ही ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। उनका यह कहना है कि ईडी ने बीजेपी के इशारे पर समन किया है। ईडी केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करना चाहती है। ख्याल नहीं रखा। और ये तीसरी बार है जब सीएम केजरीवाल ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के अनुसार अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन वो ईडी के इस नोटिस को गैरकानूनी मानते हैं। आम आदमी पार्टी के अनुसार ईडी की नीयत केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की है और गिरफ्तार करने की है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें समन भेजा गया है। वहीं ईडी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। ईडी ने समन को पूरी तरह से कानूनी बताया है और कहा है कि केजरीवाल जांच प्रक्रिया में बाधा न डाले। 1.5 साल से इस तथाकथित एक्साइज के मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। क्या सबूत मिले वो किसी को नहीं मालूम। कोशिश सिर्फ ये है, केंद्र सरकार चाहती है कि इसी मामले में आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लें, ताकि लोकसभा की कैंपेन से अरविंद केजरीवाल जी को बाहर रखा जाए। कोई साजिश चल रही है, कोई राजनीतिक साजिश है, और उसके तहत मामला सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना है। जो व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, और ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं, और इसीलिए डर के, थरथरा के वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि जांच एजेंसी के सामने वो कुछ पल भी बैठ जाए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शरद, कुछ देर पहले हम झारखंड की बात कर रहे थे, वहां पर ये लग रहा था कि शायद अगर ईडी गिरफ्तार करती है हेमंत सोरेन को तो अगला कदम क्या होगा, इस पर चर्चा हो रही है। इधर दिल्ली में भी बात करें तो अरविंद केजरीवाल को की अगर गिरफ्तारी होती है तो अगला कदम क्या होगा, इस पर भी आम आदमी पार्टी में चर्चा हो रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है, इसमें जो राजनीतिक लड़ाई है उसको किस तरह से लड़ने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी मानती है कि ये लड़ाई राजनीतिक है, इसलिए राजनीतिक तरीके से ही इसका मुख्य रूप से जवाब देने की कोशिश की जा रही है। भले ही ये नोटिस ईडी का हो, कानूनी मामला हो, अगर इसको चुनौती देनी है और ये गैर कानूनी है तो कोर्ट में जाना एक विकल्प है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि मानती है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है, तो इस ईडी नोटिस के बहाने एक तरह से लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग उसने शुरू कर दी है। डोर टू डोर कैंपेन तो दिल्ली में कर ही दिया है, जहां पर लोगों से ये सवाल पूछा गया, लोगों को समझाया गया कि कैसे जो बीजेपी है या केंद्र सरकार है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है, और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं तो कैसे, क्या उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूरा कैंपेन चला, घर घर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नेता गए। उसका दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है, जिसमें जनसंवाद होगा और वहां पर भी यही बात होगी। तो असल में आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक तरह से अभी जवाब दे रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो राजनीतिक लड़ाई है कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि 3 समन हो चुके हैं। और अब अटकलें इस बात की लग रही हैं अखिलेश जी कि अब ईडी क्या करेगी। क्या ईडी कोर्ट जा सकती है और कोर्ट जाकर वो नॉन बेलेबल वारंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ले सकती है। हालांकि ये एक लंबा प्रोसीजर है, तो पहले ईडी कोर्ट जाएगी, कोर्ट के बाद कोर्ट पूछेगी, नोटिस देगी अरविंद केजरीवाल को, एक मुख्यमंत्री को क्या ईडी के सामने इस तरह से पेश होना चाहिए, इस पर एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन क्या यह भी हो सकता है कि जैसे हेमंत सोरेन के मामले में 6 नोटिस हो गए, वो नहीं गए, फिर 7वां नोटिस ईडी ने दिया है, क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में अब 4था नोटिस आएगा? तो कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने जो कानूनी विकल्प है या जो ईडी को नहीं जाने का विकल्प है वो धीरे धीरे घट रहा है। देर सवेर कानूनी विकल्प को तलाशना ही होगा, लेकिन तब तक के लिए आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक तरीका है इस लड़ाई का उसको अपना रही है और जनता के बीच जा रही है। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के दक्षिण भारत दौरे के तहत तमिलनाडु और लक्षद्वीप होते हुए आज केरल पहुंचे।
पहले उन्होंने केरल के त्रिशूर में रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इसके बाद 2 लाख महिलाओं की एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं स्त्री शक्ति का आभारी हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में मुझे अपना आशीर्वाद देने यहां पहुंची हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार हो, एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून वर्षों तक लटकाए रखा। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।